नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बन रहे एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा ढह गया। हादसे में करीब 14 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे जोन 8 के डीसीपी मंजुनाथ सिंघे ने कहा कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। यहाँ पे बीकेसी और एनसीएलआर रोड को कनेक्ट करने वाले जो ब्रिज है, तो 60 मीटर लॉन्ग एलिवेटेड ये ब्रिज था। इस पे काम चल रहा था और उसका वेट टेस्टिंग वो सब चल रहा था। उसमें रात को अराउंड 4:30 बजे के आसपास ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है। फॉर्चुनेटली कोई भी लेबर्स का या किसी का सीरियस इंजरी या डेथ नहीं हुआ है। टोटल 24 लेबर्स काम कर रहे थे, 2 इंजीनियर्स और 2 सुपरवाइजर्स इसके ऊपर काम कर रहे थे। एंड फॉर्चुनेटली सब सेफ है। एंड 13 लोग दे हैव सस्टेन्ड माइनर इंजरीज, बाकी सब सेफ है यहाँ। तो महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस में आपसी मतभेद की खबरें आती रहती हैं। इन तीनों पार्टियों के नेता अलग अलग बयान देते रहते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज एक कार्यक्रम में अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है और महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है। वो बयान क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा के साथ गठबंधन टूटने पर शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई। उपस्थित असलेले माझे तीनों दलों में एकत्र आले तर भावी सहकारी से कभी भाजपा से नजदीकियां व्यासपीठावरती तो कभी उपस्थित असलेले माझे औरंगाबाद में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के एक समारोह में सीएम ठाकरे, भाजपा नेता और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे भी मौजूद। व्यासपीठावरती ठाकरे ने स्टेज को संबोधित उपस्थित असलेले माझे पूर्व और आजी माजी एकत्र आले तर भावी सहकारी सभी चौंक गए कि आखिर ये भावी साथी उन्होंने किसके लिए कहा, क्योंकि उनके बगल में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे बैठे थे। उनकी ओर देखते हुए सीएम ठाकरे ने साथ आए तो भावी साथी ऐसा जिक्र किया। सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब, बार बार जो भाजपा के संपूर्ण नेताओं की, देवेंद्र फडणवीस जी की मैं फिर से आऊंगा की इच्छा पूरी करने के लिए उनसे मजाक करते रहते हैं, उनका मजा लेते रहते हैं। क्योंकि 2 दिन पहले ही चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा था कि मुझे माजी मंत्री मत कहो। पता नहीं वो विपक्ष के नेता होने वाले हैं या कहीं राज्यपाल करके उनकी नियुक्ति होने वाली है। सीएम ठाकरे ने भावी साथी के बयान को 2 बार दोहराया है, जिसके कई मायने राजनीतिक गलियारों में निकाले जा रहे हैं। देखिए, अगर उनको ऐसा लगता है कि इन सहकारियों से मुक्ति मिलनी चाहिए तो मैं सीएम ठाकरे के बयान पर भाजपा की भूमिका स्पष्ट की है। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज इस सरकार के माध्यम से हमको देखने को मिलता है, तो शायद कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को इसका रियलाइजेशन हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बहुत स्पष्ट है। हम विरोधी पक्ष में काम कर रहे हैं, हम कोई सत्ता के पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं है। लोगों के प्रश्नों को हम जनता के प्रश्नों को सामने रख रहे हैं, उसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र में जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में आई, तभी से भाजपा की ओर से इस सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सीएम ठाकरे के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में असलेले माझे नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। आजी माजी बीजेपी और शिवसेना के फिर से गठबंधन होगा, इस प्रकार की खबरें दिन ब दिन सामने आ रही थी। उसी में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने एक औरंगाबाद के एक मंच के कार्यक्रम में शिवसेना और बीजेपी साथ में आ सकती है, इस प्रकार के कुछ संकेत दिए हैं। इसके वजह से महाविकास आघाड़ी में फिर से असंतोष के वातावरण निर्माण हो गया है। बीजेपी और शिवसेना साथ में आएंगे क्या, ये बात देखने वाली होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज देशमुख के मुंबई और नागपुर के कुछ ठिकानों पर रेड डाली है। यह रेड सुबह 11:30 बजे देशमुख के स्वामित्व वाले कॉलेजों पर एक साथ शुरू की गई।
फिर से एक बार अनिल देशमुख के घर पर ईडी का यहाँ पर आज सुबह 10:30 बजे छापा हुआ है, जहाँ पर 100 करोड़ का मामला और काले धन के इस मामले को लेकर अनिल देशमुख के घर पर सुबह 10:30 बजे ईडी ने फिर से एक बार छापा मारा। आप देख सकते हैं कि ये अनिल देशमुख का घर है, जहाँ पर अभी ऊपर में फिलहाल यहाँ पर ईडी के यहाँ पर लोग हैं वो वहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर किस तरह से लगातार जो छापेमारी हो रही है अनिल देशमुख के ऊपर, जिस तरह से अनिल देशमुख पर ईडी का शिकंजा कस रहा है और बार बार ईडी की छापेमारी पर ये सवाल उठता है कि जिस तरह से अनिल देशमुख के ये 100 करोड़ के मामले का और ब्लैक मनी का जो बड़ा मामला यहाँ पर आ रहा है और कितना ये मामला दूर तक जाएगा और इस पर और कितनी कार्रवाई होगी, ये तो देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन के साथ पहले डोरे, न्यूज़ ऑल इंडिया। वह विशेष से पीएमएलए कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अनिल देशमुख मामले में फाइल चार्जशीट में अहम खुलासा हुआ है। चार्जशीट में यह कहा गया है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 4 करोड़ रुपये अपने निजी सहायक कुंदन शिंदे को देने के लिए कहा था। यह रुपये 16 बैग में भरकर मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस और राजभवन के बाहर सचिन वाजे ने पहुंचाए थे। अदालत ने इस चार्जशीट का संज्ञान लिया है। चार्जशीट में सचिन वाजे के साथ ईडी के कुछ शैक्षणिक संस्थाओं के चलाने वाले एक ट्रस्ट और नवी मुंबई की एक कंपनी को भी शामिल किया गया है। कई 100 करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक रखने इस कंपनी का स्वामित्व देशमुख के परिवार के लोगों के पास ही है। इसके अलावा ईडी ने देशमुख के प्राइवेट सेक्रेटरी संजीव पलांडे और पीए शिंदे के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की है। वहीं मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को निर्देश दिया है कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ की गई अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर राज्य भर के 6 पुलिस थानों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए अलग अलग याचिकाएं दायर करें। राणे ने महाड़, नासिक, पुणे, ठाणे, जलगांव और अहमदनगर में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द करने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि 19 सितंबर को गणेश विसर्जन के अवसर पर पुणे शहर, पुणे छावनी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। वहीं रेस्टोरेंट और होटल खुले रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं को छूट दे दी गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए गणेश विसर्जन पर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए डॉक्टरों ने फेस्टिवल सीजन में ज्यादा भीड़ न बढ़ाने को कहा है। इसलिए राज्य सरकार ने सतर्कता बरतते हुए गणेश विसर्जन शांति से करने की अपील की है। इस संबंध में नगर आयुक्त और जिला कलेक्टर द्वारा जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। वह नई मुंबई में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चल रहा काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करने वाली प्रमुख कॉरपोरेटर इकाई जीवीके ग्रुप आर्थिक रूप से मजबूत है। पवार ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। एयरपोर्ट को पूरा करने के लिए हमें 2024 का टारगेट दिया गया है। हम समय समय पर काम की समीक्षा करते रहेंगे। पवार ने आश्वासन देते हुए कहा कि अगर हवाई अड्डा परियोजना से संबंधित राज्य सरकार से संबंधित कोई समस्या है तो उसका उचित समाधान किया जाएगा। उन्होंने सरकारी योजना एजेंसी सिडको को आगामी परियोजनाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मुहैया कराने के लिए भी कहा है। पवार ने कहा कि सिडको को आगामी 25 साल को ध्यान में रखते हुए आवास और अन्य परियोजनाओं की योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि घरों का आवंटन करते समय सिडको को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आम आदमी रखरखाव शुल्क का भुगतान करने में सक्षम हो। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम को जन्मदिन की शुभकामना दी, साथ ही उनकी प्रशंसा भी की है। मोदी जी इस देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक शिखर पर लेके जाने का काम अटल जी के बाद अगर किसने किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनके कार्यकाल में देश को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजकीय स्थिरता मिली है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिला है, पूरा बहुमत। अब तक बीजेपी की सरकार जो आई है वो अघाड़ी की सरकार, गठबंधन की सरकारें बनी थी, लेकिन इस पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बहुमत मिला है।
तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को नागालैंड राज्य का राज्यपाल बनाए जाने की जानकारी मेरे कानों तक आई है। सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है। वे नागालैंड के राज्यपाल बनेंगे, ऐसा मुझे पता चला है। उन्हें यह ऑफर मिला है, इसलिए चंद्रकांत पाटिल को पूर्व मंत्री के रूप में नहीं देखना चाहिए। दादा पाटिल हमारे मित्र हैं, हम हमेशा उनको शुभकामनाएं हमारे देते हैं। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे पुराने साथी हैं, पुराने मित्र हैं। कल मैं उनकी एक बात सुन रहा था कि वो कहते थे पत्रकारों से कि मुझे पूर्व मंत्री, माजी मंत्री मत कही, 2-3 दिन में चमत्कार होने वाला है। चंद्रकांत दादा पाटिल। आगे बढ़ते विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा कि शायद सीएम उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया है कि वो गलत लोगों के साथ गठबंधन में है, लेकिन हमें सरकार बनाने की चिंता नहीं है। हम मजबूत विपक्ष की तरह लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि इन सहकारियों से मुक्ति मिलनी चाहिए, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक प्रकार से अच्छा रियलाइजेशन है, क्योंकि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज इस सरकार के माध्यम से हमको देखने को मिलता है, तो शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को इसका रियलाइजेशन हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बहुत स्पष्ट है। हम विरोधी पक्ष में काम कर रहे हैं, हम कोई सत्ता के पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं है। लोगों के प्रश्नों को हम जनता के प्रश्नों को सामने रख रहे हैं, उसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। विधानसभा के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने पर विरोध किया गया तो बीजेपी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध करेगी। देखिए, इससे कांग्रेस एनसीपी का असली चेहरा सामने आया है। ये लोग पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर अभिनेता सोनू सूद के घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड लगातार तीसरे दिन भी जारी है। सूत्रों ने दावा किया है कि आईटी डिपार्टमेंट को इस छापेमारी में पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक मामले में टैक्स की गड़बड़ी की जानकारी मिली है। शूटिंग के लिए सोनू ने जो पैसे लिए थे उनमें भी अनियमितता मिली है। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग सोनू के चैरिटी फाउंडेशन के अकाउंट की जांच भी कर रहा है। तो शिवसेना ने अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की निंदा की है और कहा कि लॉकडाउन के दौरान भाजपा ने उनके काम की प्रशंसा की थी, लेकिन उनके सामाजिक कार्यों में दिल्ली और पंजाब सरकार के हाथ मिलाने के बाद अब पार्टी उन्हें कर चोर मानती है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि सूद के खिलाफ कार्रवाई बदले की भावना से की गई है, जो भाजपा को महंगी पड़ेगी। पार्टी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्य होने का दावा करने वाली पार्टी को दिल भी बड़ा रखना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के मंत्रियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराना, राज्य विधान परिषद में नामांकन के लिए राज्य के राज्यपाल पर 12 सदस्यों को रोकने का दबाव डालना और सोनू सूद जैसे अभिनेता के खिलाफ छापेमारी एक छोटी और संकीर्ण मानसिकता के संकेत हैं। यह बदले की भावना की कार्रवाई है और एक दिन इसका खामियाजा मिलना तय है। तो 28 साल पहले 12 मार्च 1993 को मुंबई के कई इलाके में सीरियल धमाके हुए थे और तब इस धमाकों की साजिश के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था। अब मुंबई के बीचों बीच धरावी में रहने वाले जॉन मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम चर्चा में आ गया है। देश में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की खतरनाक साजिश बेनकाब हो गई है। मुंबई के धरावी से जान मोहम्मद शेख की गिरफ्तारी के बाद साजिश के तार अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ने लगे हैं। इस मामले में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का हाथ भी सामने आने की खबरों के बाद भारतीय एजेंसियों की चुनौतियां बढ़ गई है। आतंकियों का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। जान मोहम्मद शेख अंडरवर्ल्ड के लॉजिस्टिक सेल का सदस्य है। लॉजिस्टिक सेल का इस्तेमाल आईएसआई आतंकी गतिविधियों के लिए करता है। सूत्रों के मुताबिक जान मोहम्मद शेख के संपर्क में और 16 लोग थे। सभी 16 लोगों का संबंध अंडरवर्ल्ड से बताया जा रहा है।
जान मोहम्मद के संपर्क में रहने वाले 16 लोगों की पुलिस को तलाश। जान मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस एक्शन मोड में नजर आ रही है। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख, ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। में रेकी नहीं की गई, मुंबई में रेकी की जाएगी, ऐसा एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है। ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तान से कोई पाकिस्तान ट्रेंड आदमी आया, उसने मुंबई में रेकी करी। ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक आदमी जा रहा था जिसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया। धारावी से संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी महाराष्ट्र पुलिस की पीठ थपथपा रही है। पार्टी प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस अच्छा काम कर रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने उसके घर की छानबीन की और इस गणपति के पर्व में आने वाली नवरात्रि का पर्व है, दीपावली का पर्व है, ये सभी धार्मिक कार्यक्रमों के चलते मुंबई और महाराष्ट्र हर प्रकार के आतंकवादी कार्यों से सुरक्षित रहे, इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस ने उपाय योजना की है, रणनीति की है। महाराष्ट्र और मुंबई के नागरिक को किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले से सुरक्षित रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अच्छा काम कर रही है। मुंबई पुलिस की कार्यक्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है। कुछ साल से मुंबई में आतंकी गतिविधियां भी कुछ हद तक कम हुई है। हालांकि इस मामले के बाद ये साबित हो गया है कि आतंकी संगठन की गतिविधियों का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। 28 साल पूर्व पहले जिस प्रकार से दाऊद ने मुंबई में स्लेयर ब्लास्ट किए थे, उसी प्रकार से फिर से दाऊद मुंबई में सक्रिय हो रहा था क्या, इस प्रकार का सवाल अब उठ रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले दिल्ली में जिस प्रकार से कुछ संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए थे, उसमें से धारावी में रहने वाला जान मोहम्मद ये दाऊद इब्राहिम के संपर्क में था। इस प्रकार की जानकारी एटीएस की तरफ से दी जा रही है। ये प्रश्न उपस्थित होता है कि कहीं जान मोहम्मद फिर से दाऊद मुंबई में सक्रिय होने के लिए फिर से इस प्रकार की कुछ गतिविधियां करने वाला था क्या। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ 1 इंडिया। वह मुंबई के बानखुद इलाके में स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लग गई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। वह कोरोना संकट के बाद अब बुल्ढाना जिले के ज्ञान गंगा अभयारण्य पर्यटन के लिए फिर से शुरू किया गया है। यह अभयारण्य पिछले 3 महीनों से कोरोना के कारण पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। तो मुंबई को कई वजहों से वर्ल्ड क्लास सिटी कहा जाता है। शायद इसी वजह से यह लोगों के लिए सपनों का शहर भी है। हाल में मुंबई ने ईमानदारी में भी कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल रीडर्स डाइजेस्ट नाम की पत्रिका के एक सर्वे के जरिए इसका खुलासा हुआ है। यह सर्वे पूरी दुनिया में किया गया था। इस सर्वे में यह पता चला है कि मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे ईमानदार शहर है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे 71 साल के हो चुके हैं। उनके जन्मदिन के खास मौके पर देश भर के लोगों ने बधाइयां दी है। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी जन्मदिन की बधाई दी है। बॉलीवुड पसंदीदा फिल्म मेकर करण जौहर, अभिनेता रितेश देशमुख, विवेक ओबराय, अक्षय कुमार, परेश रावल, अभिनेत्री कंगना रनौत, हेमा मालिनी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपने एक फैसले के लिए अपने फैंस से माफ़ी मांगी है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में द एक्टिविस्ट नाम के रियलिटी शो का मुद्दा गरमाया हुआ था, जिसे प्रियंका दूसरी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ जज करने वाली थी। लेकिन शो के फॉर्मेट को लेकर प्रियंका और शो मेकर्स की जमकर खिंचाई हुई, जिसके बाद न सिर्फ फॉर्मेट बदला गया बल्कि प्रियंका को माफ़ी भी मांगनी पड़ी।
आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने हाल ही में अपनी एक नई फिल्म खो गए हम कहाँ की अनाउंसमेंट की है। इस फिल्म में अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म को फरहान अख्तर के अलावा जोया अख्तर और रीमा काकती भी प्रोड्यूस कर रही हैं। वहीं अर्जुन वैरन सिंह फिल्म पर डायरेक्ट करेंगे। फिल्म बॉम्बे शहर में 3 दोस्तों के डिजिटल एज की कहानी है। वहीं टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकी किश्वर मर्चेंट 27 अगस्त को मां बनी है। इसके बाद से ही किश्वर और उनके पति सुयश राय लगातार सोशल मीडिया में बच्चे की कुछ झलक शेयर कर रहे हैं। दोनों ने अपने बच्चे का नाम निर्वेर राय रखा था, जिसके नाम का टैटू अब कपल ने अपने गले में बनवाया है। और अब बात स्टॉक मार्केट की, तो वैश्विक स्तर पर मिले जुले रुझानों के बीच घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत आज अच्छी तेजी के साथ हुई थी। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 125 पॉइंट गिरकर 59,016 पर बंद हुआ है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 44 पॉइंट गिरकर 17,585 पर बंद हुआ है। बता दें कि गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 417.96 अंक यानी 0.71% की बढ़त के साथ 59,141.16 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 110.05 अंक यानी 0.63% की मजबूती के साथ 17,629.50 के स्तर पर बंद हुआ था। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।